हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर एपीएस साइंस का ठूमर यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है, ठीक है। और लास्ट हमने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन किए थे। ओके, तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है वो। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक का हमारा नाम है साइक्लोट्रॉन। क्या नाम बच्चों? साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन तो साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे आज हम, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, साइक्लोट्रॉन है क्या? साइक्लोट्रॉन तो आप इसका बेसिक समझे पहले। बेसिक क्या है, मतलब क्या काम आता है साइक्लोट्रॉन? एक्चुअली में सपोज करो मुझे किसी एटम, कोई मेरे पास एटम है, उसको मुझे तोड़ना है, ठीक है। उससे मुझे उसका विखंडन करना है, उसके टुकड़े करने हैं। कोई ठोस क्रिस्टल है, उसको हमें विखंडित करना है। तो विखंडन किसी हम पार्टिकल से करेंगे, किसी कण से करेंगे, परमाणु क्रियाएं होती हैं। तो अब जो हमें कण प्राप्त होते हैं, जो अपनी साम्य अवस्था में होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत कम होती है। इनकी ऊर्जा क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो उसकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है, ट्रिगर दबाना पड़ता है एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो इस पार्टिकल की, अब ये पार्टिकल जब मैं बोल रहा हूं तो ये धनावेशित भी हो सकता है और ये ऋणावेशित भी हो सकता है, लेकिन यहां बात हम केवल किसी करेंगे, धनावेशित कण की करेंगे। तो अब इस पार्टिकल की हमें एनर्जी बढ़ानी है। तो इस एनर्जी बढ़ाने के लिए ही 1931 में सन 1931 में बच्चों दो वैज्ञानिक थे, लॉरेंस और लिविंगस्टन। उन्नीस सौ 31 में लॉरेंस और लिविंगस्टन ने इसकी खोज की, ने साइक्लोट्रॉन की खोज की। नाइनटीन 1931 में लॉरेंस और लिविंगस्टन नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइक्लोट्रॉन की खोज की। तो साइक्लोट्रॉन एक मशीन है, एक युक्ति है, एक डिवाइस है। तो साइक्लोट्रॉन क्या है बच्चों? यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, विद्युत चुंबकीय युक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। साइक्लोट्रॉन क्या है? एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, एक मशीन है, एक डिवाइस है, उपकरण है। यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। तो होता क्या है इसकी सहायता से? देखो, इसकी सहायता से जो भारी धनावेशित कण होते हैं, इसकी सहायता से भारी धनावेशित कणों की या कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। ठीक है। साइक्लोट्रॉन की सहायता से जो धनावेशित कण होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड है, ये केवल धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है, ठीक है। यानी हम साइक्लोट्रॉन की सहायता से जो धनावेशित कण होते हैं, धनायन होते हैं, उनकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन क्या है बच्चों? एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है।
अब नाम से क्लियर है, यहाँ विद्युत क्षेत्र भी काम आता है और चुंबकीय क्षेत्र भी काम आता है, उसको बढ़ेंगे आगे अभी। तो साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। इसकी खोज किसने की थी? लॉरेंस और लिविंगस्टन ने की थी। और इसका काम क्या होता है? भारी धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक हम क्या कर सकते हैं? त्वरित कर सकते हैं, यानी उनकी एनर्जी हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो इसका सिद्धांत क्या होता है। कई बार एक नंबर में सिद्धांत ही पूछ लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है? तो बच्चों इसका सिद्धांत यानी इसकी वर्किंग किस पर डिपेंड होती है, क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है? सिद्धांत क्या है? देखो, यदि धनावेशित कण को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, एक बहुत ज्यादा, यदि धनावेशित कण को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र में बार बार घुमाया जाए, इसका कंसेप्ट है इस मशीन का, बार बार घुमाया जाए तो इन्हें उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। इन्हें उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। ये इसका बच्चों प्रिंसिपल है, छोटा सा इसका सिद्धांत है कि मतलब क्या है कि यहां पर हम दो फील्ड लेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र तो घुमाता है कण को और विद्युत क्षेत्र से एनर्जी देता है। तो क्या लिखा है मैंने कि यदि धनावेशित कण को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र में घूमने के लिए एनर्जी कौन देगा? विद्युत क्षेत्र देगा। घुमा कौन रहा है? चुंबकीय क्षेत्र घुमाता है। विद्युत क्षेत्र में बार बार घुमाया जाए तो इन्हें उच्च ऊर्जा तक अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? त्वरित कर सकते हैं। यानी हम यहां दो क्षेत्र काम लेंगे, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो थोड़ा बेसिक बताता हूं इसमें आपको। देखो विद्युत क्षेत्र से तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो Q आवेश हमारे पास है, ठीक है, Q आवेश है और इसे आप V वोल्टेज दे रहे हो। क्या दे रहे हो? V वोल्टेज। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? QV। क्या हो गया बच्चों? एनर्जी QV। तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का विद्युत क्षेत्र होता है, उच्च आवृत्ति वाला। साइक्लोट्रॉन में हम जो विद्युत क्षेत्र लेते हैं वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है, उच्च आवृत्ति। यानी यहां रेडियो आवृत्ति जनरेटर हम काम ले सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी में आपको लिख दूं यहां पर 10⁶ to 10⁷ हर्ट्ज, 10⁶ से 10⁷ हर्ट्ज, 10 लाख की कोटि, 10 लाख, एक सेकंड में 10 लाख चक्कर लगा देगा। तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का विद्युत क्षेत्र हम काम लेते हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या करता है? वो घुमाता है। आवेशित कण को क्या करता है? घुमाता है। तो घूमने के लिए एनर्जी किससे मिलती है? विद्युत क्षेत्र से मिलती है। और घुमाता कौन है? चुंबकीय क्षेत्र घुमाता है, ठीक है। तो हमने अभी तक सीखा कि साइक्लोट्रॉन एक मशीन है, एक युक्ति है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। जैसे आपका होता है ना कंप्यूटर, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। ऐसे साइक्लोट्रॉन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। इसकी सहायता से हम केवल और केवल धनावेशित कणों को ही उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकते हैं, यानी उन्हें हाई एनर्जी पार्टिकल में हम बदल सकते हैं। और इतनी उच्च ऊर्जा वाले कणों को हम
किसी परमाणु की टक्कर करने के लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है। यानी विखंडन करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, फ्यूजन करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो साइक्लोटोन का सिद्धांत क्या है कि अगर हम एक विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से किसी धनावेशित कण को बार बार घुमाएं तो वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल हमें प्राप्त होते हैं। ओके, तो देखो मैं इसकी बनावट बता दूं आपको कि कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है, फिर हम इसकी वर्किंग पे ध्यान देंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है। अच्छा ये बताओ अंग्रेजी का कौन सा अक्षर है, ये तो आप बता ही दोगे कौन सा अक्षर है, डी। तो इसमें 2 डीज होती हैं। देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूं अलग से। ओके, तो बच्चों यहां क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें 2 डीज होती हैं। ठीक है, बिल्कुल एक जैसी होती है। ये 2 डीज हो गई, मतलब धातु की प्लेटें होती हैं, खोखली प्लेटें होती हैं। ओके, और बच्चों इसमें इस तरह तो बच्चों इस तरह आप देख रहे होंगे कि ये जो डीज है इनके व्यास समांतर है। डी का जो व्यास है वो परस्पर कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। तो इसमें 2 डीज होती है। सपोज करो एक को मैंने मान लिया D1, एक को मैंने क्या मान लिया D2। क्लियर है बच्चों, 2 डीज होती है और ये इस तरह रखी रहती है समतल में, ठीक है। अब इनके लंबवत हम लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, 2 शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव लगा देते हैं। ये हो गया N बच्चों और ये हो जाता है S, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये इसका N सिरा है और ये क्या है इसका S सिरा। चुंबकीय ध्रुवों के सिरे हैं तो इससे जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड यानी N2S, इस तरह, ठीक है बच्चों। N2S क्या जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, ठीक है। अब बच्चों यहां क्या होता है, बिल्कुल इसके बीचों बीच जिस आयन को हमें त्वरित करना है, जिसकी ऊर्जा हमें बढ़ानी है, वो सोर्स होता है। सपोज करो मुझे अल्फा कण की ऊर्जा बढ़ानी है, मुझे प्रोटॉन की ऊर्जा बढ़ानी है, तो हमें प्रोटॉन तो चाहिए उसके लिए, भाई जिसकी हमें एनर्जी को बढ़ाना है वो पार्टिकल भी तो होना चाहिए। तो उसको उत्पन्न करने के लिए यहां आयन स्रोत होता है, एस क्या होता है, आयन स्रोत। एस क्या होता है बच्चों, आयन स्रोत, ठीक है। ये डीज होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, डीज, क्योंकि डी क्या करती की होती है, इन्हें बोलते हैं बच्चों डीज। क्लियर है। तो अब ये दोनों डीज, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र तो हमें मिल गया, विद्युत क्षेत्र के लिए हम यहां पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगा देते हैं दोनों डीज के मध्य, ठीक है। और ये इसे बोलते हैं RFO या रेडियो फ्रीक्वेंसर ऑसिलेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ठीक है। तो ये प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र यहां उत्पन्न होता है, क्योंकि ये जो सिंबल है किसका होता है बच्चों, प्रत्यावर्ती का होता है, अल्टरनेटिंग होता है। तो ये प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र हमारे पास है यहाँ पर, ये 2 डीज हो गई, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ओके, तो ये जो विद्युत क्षेत्र हम यहाँ जनरेट करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 हर्ट्ज की कोटि की होती है। और ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत ज्यादा होता है, लगभग 1.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र होता है जनरेट यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी काफी, ये वेबर बहुत ज्यादा, आपको पता है कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 टेस्ला, तो बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है। ओके, अब होता क्या है कि यहां आयन उत्पन्न होगा। अब देखो इसकी वर्किंग आप समझेंगे। सपोज करो ये इसकी बनावट है, अब देखो इसकी वर्किंग समझते हैं। बनावट आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। ठीक है, बनावट क्लियर है बिल्कुल, कि इसमें 2 डीज होती हैं। क्या होता है भाई, देखो इसमें अंग्रेजी के अक्षर,
अंग्रेजी के अक्षर डी आकार की दो धातु की प्लेटें होती हैं। दो धातु की क्या होती है बच्चों? प्लेटें होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें डीज कहते हैं, जिन्हें डीज कहते हैं, डीज। ठीक है, ये परस्पर व्यास्त्य समांतर व्यास्त्य समांतर स्थित होती हैं। ठीक है, धातु की प्लेटें होती हैं, खोखली होती हैं, ये खोखली प्लेटें हैं, खोखली हैं। ठीक है, खोखली प्लेटें होती हैं, यानी इनके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जीरो। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जीरो। धातु यानी चालक है, एक खोखली प्लेटें होती हैं जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। क्लियर? अब देखिए, ये तो डीज की बात हो गई। ओके, अब देखिए आगे, इन दोनों डीज को, ये मैं लिख रहा हूं ताकि और क्लियर हो जाए, इन दोनों डीज को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों, इन दोनों डीज को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य इस प्रकार रखा जाता है इन दोनों डीज को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य इस प्रकार रखा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र डीज के तल के क्या रहे बच्चों? लंबवत रहे। डीज के तल के क्या रहे? लंबवत रहे। क्लियर है? ओके, तो हम इनको इस प्रकार रखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके तल के क्या रहे? लंबवत रहे, तभी तो घूमेगा पार्टिकल। ठीक है, देखिए आगे स्टेप देखिए, और आज तो लिखना पड़ेगा मुझे, डीज के तल के लंबवत रहे। देखिए, जिस कण को त्वरित करना है, जिसकी एनर्जी को हमें बढ़ाना है, जिस कण को त्वरित करना है उसे दोनों डीज के मध्य जिस कण को हमें त्वरित करना है, जिसकी एनर्जी को हमें बढ़ाना है, उसे दोनों डीज के मध्य आयन स्रोत S से क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। यहां से हमें प्राप्त होता है वो, तो आयन स्रोत होता है, कोई प्रोटॉन स्रोत है, अल्फा पार्टिकल स्रोत है। ठीक है, ओके, और देखिए इन दोनों डीज के मध्य उच्च आवृत्ति, इन दोनों डीज के मध्य उच्च आवृत्ति वाला, आवृत्ति मैंने लिख दी है 10⁻6 से 10�7 हर्ट्ज, उच्च आवृत्ति वाला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, और इस विद्युत क्षेत्र से, यानी इस जो हाई फ्रीक्वेंसी हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगा रहे हैं, उससे लगभग 10⁴ वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। 10⁴ वोल्ट का विभवांतर होता है दोनों डीज के मध्य। ठीक है, ओके, तो ये थ्योरी हो गई एक तरीके से। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस, इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस
विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी धनावेशित कण को त्वरित कर सकते हैं, ठीक है। ऋणावेशित को नहीं कर सकते। आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, नेगेटिव पार्टिकल के लिए यानी इलेक्ट्रॉन के लिए काम में आता है बीटाट्रॉन, वो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे बड़ी क्लासों में, ठीक है। यहाँ सिलेबस में नहीं है, हमारे केवल साइक्लोट्रॉन है। तो साइक्लोट्रॉन से केवल हम धनावेशित कण को ही त्वरित कर सकते हैं, यानी उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन किस पर आधारित है कि विद्युत क्षेत्र में घूमेगा कण, चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बार बार घूमेगा, ठीक है। दो डीज होती हैं, डी के आकार की प्लेटें होती है, मतलब खोखली धातु की प्लेटें होती हैं, जो कैसे स्थित होती हैं, व्यास से समांतर होती है। अब वो दिख रहा है D1 और D2। इन दोनों डीज के मध्य हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, और दोनों डीज ऐसी होती हैं, वैसे तल के लंबवत क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये होता क्या है कि देखो प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र है, और प्रत्यावर्ती का मतलब क्या होता है, अब आगे समझो। देखो प्रत्यावर्ती आपको पता ना, एसी, घरों में कौन सा करंट आता है, एसी आता है। अब होता क्या है बच्चों कि जो आवर्त काल होगा, मैं आपको बता दूं, एसी का मतलब होता है इस तरह कि ये हमारे पास एसी करंट है, एसी वोल्टेज है, इस तरह। तो ये यहां से लेकर ये हो गया आधा चक्कर, और ये हो गया पूरा एक चक्कर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक चक्कर में पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आधा चक्कर ये हो गया P/2, ठीक है। तो आधा चक्कर पूरा करेगा, तो आधे चक्कर के बाद साइन चेंज हो जाता है, दिख रहा है ना आपको। 0 से T/2 तक ये क्या रहा, पॉजिटिव रहा, वोल्टेज पॉजिटिव रही। उसके बाद ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये मान लो वोल्टेज है, टाइम के साथ हम इसका ग्राफ वेरी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आधे चक्कर के बाद ये क्या हो गया, नेगेटिव, फिर आधे चक्कर के बाद दोबारा पॉजिटिव, फिर आधे चक्कर के बाद दोबारा नेगेटिव। यानी हर आधे चक्कर के बाद जो प्लेट क्योंकि जुड़ी हुई है, देखो अगर ये मान लो प्लस है, D1 प्लस है, मान लो पहले D1 प्लस है, तो T/2 समय के बाद क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब हर आधे चक्कर के बाद, हर T/2 समय के बाद, प्रत्येक T/2 समय पश्चात प्लेटों का चिन्ह चेंज होता है, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, प्लेटों की ध्रुवता बदल जाती है, ध्रुवता परिवर्तित होती है। ध्रुवता मतलब पोलैरिटी, यानी प्लस और माइनस, ठीक है। अब देखो कैसे कण गति करता है, उसको हम देखते हैं। तो बच्चों सपोज करो हमारी पहले मैं जो बात कर रहा हूं, देखो मैं इसको डीज को अलग से बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मान लो हमारे पास D1 है और ये D2 है। ये मान लो D1 और ये क्या हो गया, D2, ठीक है। सपोज करो D1 है पॉजिटिव और D2 है नेगेटिव, क्योंकि ये एक एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या वोल्टा सोर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्योंकि हमने देखो डीज को यहां जोड़ रखा है एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या वोल्टा स्रोत से। तो सपोज करो पहले अर्धचक्र में, प्रथम अर्धचक्र में, प्रथम अर्धचक्र का मतलब ये वाली बात हो रही है भाई, पॉजिटिव। तो मैंने मान लिया कि D1 तो है पॉजिटिव और D2 क्या है, नेगेटिव। अब देखो इसके बीच में जो पार्टिकल होगा, अब बताओ कहां जाएगा, वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कहां जाएगा, वो पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। पॉजिटिव है तो वो किसकी तरफ आकर्षित होगा, ऋणावेशित प्लेट की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, धनावेशित कण है, वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। अब जैसे ही इसकी तरफ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र है भाई, दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र मिल जाता है, उसे एनर्जी मिलती है घूमने के लिए। तो अभी जैसे जाता है तो डी में घुस से ही इसका चक्कर पूरा करता है,
आधा चक्कर पूरा करता है। अब वो दिख रहे हैं देखो डीज में, देखो इस तरह। इसको मैं हटा दूंगा थोड़ा समझाने के लिए इस लाइन को, तो आप समझ रहे हैं इसको। देखो ये ऐसे जाता है तो आधा चक्कर पूरा हुआ, हो गया ना आधा चक्कर पूरा। भाई पूरा ही चक्कर है, आधा चक्कर पूरा हो गया। आधा चक्कर पूरा होते ही चेन चेन बंद हो जाएगा। प्रथम अर्धचक्र में यानी 0 से t/2 तक तो d2 क्या रहा, नेगेटिव, और d1 क्या रहा, पॉजिटिव। तो कण ऐसे गया, इस तरह गया, यहां से घूम के आधा चक्कर, और आधा चक्कर घूमने के बाद दोबारा कहां जाएगा, रिक्त स्थान में आ जाएगा, दोनों डीज के मध्य है। तो अगले अर्धचक्र में, अगले अर्धचक्र में, अगले अर्धचक्र का मतलब कि t/2 से t समय में। अब स्थिति कौन सी आ गई, अब स्थिति बच्चों ये वाली आ गई। अगले अर्धचक्र में क्या होगा, जो पॉजिटिव था वो तो नेगेटिव हो जाएगा। ये मानो d1 है, वही क्या बच्चों, d2, d1 और d2 जोड़ रखा हमने किससे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। अगले अर्धचक्र में d2 तो हो जाता है पॉजिटिव, d1 हो गया नेगेटिव। तो एक अर्धचक्र में यानी अर्ध आवर्तकाल के बाद t/2 समय के बाद वो जैसे ही बीच वाले स्थान में आता है, इसको पार करके, जैसे इसको इसने पार करा ऐसे, अब बीच में आएगा, तो बीच में आते ही ये नेगेटिव मिल गया इसको, तो अब इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अब उसकी एनर्जी बढ़ी हुई होगी, क्योंकि हमें पता है दोनों प्लेटों के बीच में v वोल्टेज लग रहा है। तो अगर मान लो अगर उस धनावेश का आवेश है मान लो q, तो हर प्रत्येक अर्धचक्र में, प्रत्येक अर्धचक्र में उसे कितनी एनर्जी मिल जाती है, qv। अब एनर्जी मिलेगी तो वो अलग अधिक त्रिज्या की पथ में गति करेगा। आवेश q है, v वोल्टेज हमें लगा रखा है, तो प्रत्येक अर्धचक्र में कितनी ऊर्जा मिलती है, qv ऊर्जा मिलती है। u बराबर क्या होता है, qv। प्रत्येक अर्धचक्र में qv ऊर्जा मिलती है। तो जैसे ही एक को पार करेगा आधा चक्र, और ये आधा चक्र पूरा करने के बाद जैसे रिक्त स्थान में आएगा, तो अब वो अलग त्रिज्या यानी बढ़ी हुई त्रिज्या में गति करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह गति करेगा, उसमें बना सकते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे हर अर्धचक्र में, अगले अर्धचक्र में क्या होगा, अगले में d1 पॉजिटिव हो जाएगा, d2 नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी वो हर अर्धचक्र को पूरा करने के बाद जब भी वो रिक्त स्थान में आएगा, तो उसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, qv से बढ़ेगी। तो बच्चों इस तरह उसकी एनर्जी बढ़ती रहती है, और वो अलग अलग यानी बढ़ी हुई त्रिज्या के पथ में क्या करता है, गति करता है। और यहां पर विंडो होती है, तो हम प्लेटों की सहायता से उस किरणपुंज को बाहर निकालते हैं, और यह हमारा टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। तो इससे ऐसे क्या कराते हैं, टक्कर करा देते हैं। ये धनावेशित किरणपुंज है, धनावेशित किरणपुंज। ठीक है, तो कहने का मतलब कंसेप्ट ये है कि हर अर्धचक्र में बहुत सिंपल सी बात है कि एक है d1, एक है d2, क्लियर है। वही एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। ठीक है, हम किसको त्वरित कर रहे हैं भाई, पॉजिटिव को त्वरित कर रहे हैं। तो जो धनावेश है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब जैसे अंदर जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र इसको घुमाता है, क्योंकि वो लंबवत दिशा में फोर्स लगाएगा, और लंबवत दिशा में जब फोर्स लगता है तो पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो जैसे ही अंदर गया तो इसने आधा चक्र पूरा करा, आधा चक्र पूरा करने के बाद दोबारा रिक्त स्थान में आएगा। जैसे रिक्त स्थान में आया, एनर्जी अब किससे बढ़ जाएगी, qv से बढ़ जाएगी। तो रिक्त स्थान में आते ही ध्रुवता बदल जाएगी, यानी जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। तो अब इसका आधा चक्र पूरा करेगा बढ़ी हुई एनर्जी के साथ, बढ़ी हुई त्रिज्या के साथ, फिर दोबारा रिक्त स्थान में आएगा। जैसे आधा चक्र पूरा हुआ, जैसे t/2 समय और हुआ, फिर ध्रुवता बदल गई, तो इस तरह वो हर आधे चक्र में qv एनर्जी को प्राप्त करता है। और लास्ट में जब उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, या अपन ऐसा कहें कि जब उसकी जो पथ की त्रिज्या है वो d की त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो उसको हम विक्षेपक प्लेटों की सहायता से विंडो W से बाहर निकाल लेते हैं, और लक्ष्य से क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। तो ये बच्चों साइक्लोट्रॉन की क्या है, वर्किंग है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से एनर्जी मिलती है उसे, और चुंबकीय क्षेत्र इससे घुमाता है, आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र घुमाता है। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन था। अब इसका आगे का काम हम पहले भी कर चुके हैं।
तो चलो इसमें भी देखते हैं। देखो इसे ऐसे बोल सकते हैं गति के प्राचल, पैरामीटर्स, गति के प्राचल, पैरामीटर्स ऑफ मोशन। पैरामीटर्स ऑफ मोशन, ठीक है, समझ गया ना। चलो पहला हम क्या लेंगे कि भाई अर्धवृत्त की त्रिज्या, ऐसे पूछ लेगा आपसे अलग अलग। अर्धवृत्त की त्रिज्या अलग होती है क्या वृत्त से? वही होती है। अर्धवृत्त बोल दो या वृत्त बोल दो, त्रिज्या में कोई फर्क नहीं है, त्रिज्या इस त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब आपको पता है कि इसे अभिकेंद्रीय बल घुमा रहा है। कौन घुमा रहा है? अभिकेंद्रीय बल घुमा रहा है, ठीक है। तो घुमाने के लिए अभिकेंद्रीय बल कौन देगा? चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो ये हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? mv²/r, और चुंबकीय बल qvb। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि परपेंडिकुलर है, अधिकतम बल है qvb। जो v से v कैंसिल हो जाता है तो आपको मिल जाती है त्रिज्या कितनी? r = mv/qv। ये हो गई अर्धवृत्त की त्रिज्या, समझ गए? ओके। वेग निकाल सकते हो, चाल निकाल सकते हो। देखो समीकरण नंबर 1 से ही क्या आएगा? यहां से v = क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो qbr/m, ये वेलोसिटी हो गई। तीसरा पॉइंट, ठीक है, त्रिज्या क्या हो गई? mv/qb, और वेग क्या हो गया? qbr/m, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं अर्ध आवर्तकाल, यानी आधे चक्र को पूरा करने में लिया गया समय, तो समय क्या होगा? समय होता है दूरी बटा चाल। आधे चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा? πr। चाल कितनी? v। आधे चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा? πr। चाल कितनी हो गई? v। ओके, तो t = चलो π/v, r की वैल्यू पुट कर दो। r की वैल्यू कितनी है? mv/qb। चलो v से v कैंसिल, तो आधे चक्र को पूरा करने में कितना टाइम टेकिंग हुआ? बिल्कुल πm/qb। इक्वेशन नंबर 4, आधे चक्र को पूरा करने में लिया गया समय कितना हुआ? πm/qb। तो भैया पूरे चक्र को पूरा करने में लिया गया समय, यानी आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल। अब भैया आपको बताइए आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्र को पूरा करने में लिया गया समय, तो आधे चक्र को पूरा करने में लिया गया समय t, तो एक चक्र में 2t, एक चक्कर में क्या होगा? 2t। तो t = 2, t की वैल्यू रख दो πm/qb। ये हो गया बच्चों आवर्तकाल। क्या हो गया? आवर्तकाल हो गया। t = 2πm/qb, ठीक है। ओके, क्या निकलवा रहे हैं? नेक्स्ट आवृत्ति, स्मॉल n। आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या 1/t। यानी हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका हो जाएगा qb/2πm। ये क्वेश्चन 5 है, ये क्वेश्चन 6 हो गई। qb/2πm, क्लियर है? चलो कुछ मान लो ये थर्ड आ रही है, ये 4, ये 5। qb/2πm ये बच्चों आवृत्ति है। अगर आपसे कोणीय आवृत्ति पूछे तो कोणीय आवृत्ति क्या होगी? कोणीय आवृत्ति क्या होती है? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2πn। n होती है आवृत्ति, चक्कर प्रति सेकंड। कोणीय आवृत्ति रेडियन पर सेकंड। तो n की वैल्यू पुट करो इसमें, तो ओमेगा = देखो 2π, n की वैल्यू पुट करो qb/2πm। कुछ कट रहा है? 2π से 2π कैंसिल, तो यहां से बच्चा ओमेगा कितना आ गया?
क्यू बी अपॉन एम। टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गया, ओमेगा कितना हो गया, क्यू बी अपॉन एम। समझ गए? ओके, एक और यहां पर थी, ठीक है, और देखें। गतिज ऊर्जा पूछ लेते हैं बच्चों। गतिज ऊर्जा कितनी होगी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों गतिज ऊर्जा यदि ई से मैं शो कर दूं तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर धनावेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल एम हो और वो v चाल से गति कर रहा है तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी गतिज ऊर्जा होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v तो हमें मालूम है, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम वी क्या होता है, क्यू बी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करें तो गतिज ऊर्जा E इज इक्वल टू हाफ, देखो m, ये क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, कुछ कट रहा है, m से m कट गया, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा हमारे पास आ गई E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ऐसे अब याद रखें, गतिज ऊर्जा क्या हो गई, E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे अधिकतम गतिज ऊर्जा, भाई आपको पता है क्यू अधिकतम हो नहीं सकता, क्यू तो क्यू रहेगा, कांस्टेंट है, बी चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है, एम आवेश का द्रव्यमान वो भी कांस्टेंट है, तो यहां आर अधिकतम होगा तो ई भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात करें, अधिकतम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा उस कण की होगी जो अधिकतम त्रिज्या के पथ में गति करेगा, ठीक है। तो E अधिकतम होने के लिए क्या अधिकतम होना चाहिए, R अधिकतम होना चाहिए। तो वी कैन राइट E मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2m। समझ गए? तो E क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम होगा तभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि बाकी सभी राशियां कांस्टेंट हैं। तो ये भी ध्यान रखिए आप, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2m, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है। कई बार चक्करों की संख्या पूछ लेते हैं, अधिकतम चक्करों की संख्या कि कितने चक्कर लगाए, अधिकतम चक्करों की संख्या, ठीक है बच्चों, अधिकतम चक्करों की संख्या। सपोज करो n चक्कर है, माना कुल चक्करों की संख्या, कैपिटल N, ठीक है। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, ओके। आपको पता है चूंकि एक अर्ध चक्र में जब वो एक आधा चक्र पूरा करता है, एक अर्ध चक्र में प्राप्त ऊर्जा, एक अर्ध चक्र में हाफ साइकिल, व्हेन इट कवर हाफ साइकिल, तो कितनी एनर्जी से मिलती है, एक अर्ध चक्र में प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है, QV, ठीक है। इसलिए एक पूरे चक्कर में कितनी एनर्जी मिलेगी, एक पूर्ण चक्र में कितनी एनर्जी मिलेगी, आधे में QV, एक में 2QV, ये एनर्जी मिल गई उसे। अतः अगर वो n चक्कर लगाता है, n चक्करों में कितनी एनर्जी मिलेगी, n इंटू 2QV। अगर मान लो टोटल n चक्कर लगाता है तो उसके पास कितनी एनर्जी हो गई, n इंटू 2QV। समझ में आ रही बात? देखो बच्चों, आधे चक्कर में कितनी एनर्जी, QV, एनर्जी होती है QV,
Q भाई आवेश है, V विभवांतर है। विभवांतर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य नहीं ऊर्जा, आवेश इंटू विभवांतर। तो बच्चों एक अर्ध चक्र में प्राप्त ऊर्जा QV, पूरा चक्कर लगाएगा 2QV, तो एक चक्कर में उसे कितनी एनर्जी मिली 2QV। अगर वो टोटल n चक्कर लगा रहा है, नंबर ऑफ साइकिल n है, तो एक में 2QV, तो n में n इंटू 2QV, तो ये हो गई उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, क्योंकि यहां उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। और अभी हमने पढ़ा है अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, इसलिए ऐसे लिख दूं मैं E मैक्सिमम। तो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा हमारे पास आ गई n इंटू 2QV, यही तो एनर्जी है उसके पास। ये जो एनर्जी है वो किसके रूप में, अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में, यानी Q स्क्वायर B स्क्वायर R मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो जाएगा बच्चों n इंटू 2QV। ठीक है, यहां ध्यान रखना V वेग नहीं है, वोल्टेज वाला है, विभवांतर वाला V है। तो यहां से आपको n मिल जाएगा, देखो Q से आप Q कैंसिल कर देना, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं n कितना आएगा, n इज इक्वल टू, तो 2V को नीचे ले जाओ, बस 2V को नीचे लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा QV स्क्वायर R मैक्सिमम स्क्वायर, 2V को नीचे ले जाओ तो बच हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 m कैपिटल V है, ये वेग मत समझ लेना इसको, विभवांतर है। तो ये हो गई अधिकतम चक्करों की संख्या। ठीक है, आ रही बात समझ में, अधिकतम चक्करों की संख्या, समझ गए। तो ये हो गया साइक्लोट्रॉन, समझ गए ना, ओके। दोबारा समझाओ डायग्राम, आपका मन कर रहा होगा सर एक बार और बता दो। चलो मैं आपको दोबारा ये डीज का चक्कर समझाता हूं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरे पास ये 2 डीज होती हैं, इसमें 1D है ये और ये दूसरी डी है, छोटी बड़ी नहीं है, कभी आप सोचो सर ये एक बड़ी एक छोटी एक जैसी है, और ड्राइंग तो आपकी अच्छी है। ठीक है, ये 2 डीज होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं इस तरह, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है लंबवत। और ये बात तो क्लियर है कि अगर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होता है, लंबवत दिशा में फोर्स लगेगा तो पथ होता है वृत्ताकार। ओके, अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इसमें जो आवेश गति कर रहा है उसका आवर्तकाल और इसका आवर्तकाल, यानी ये हमने जो प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दिया इसका आवर्तकाल बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जितने समय में इसमें एक चक्कर पूरा होता है, अब इसका एक चक्कर क्या होता है, इसका एक चक्कर ऐसे होता है, ये प्लस और ये माइनस, ये से एक चक्कर हो गया, कितना टाइम लेगा एक चक्कर में t। ये बच्चों AC होता है, AC वोल्टेज या AC करंट का डायग्राम होता है ये। ओके, तो भैया एक चक्कर में टाइम कितना लगता है t। अब आप देख रहे हो कि आधे टाइम में यानी t/2 समय में, आधे चक्र में पॉजिटिव, और t/2 समय के बाद ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिख दूं आपके सामने समझने के लिए, कि जो हमारा धनावेशित कण है, धनावेशित कण की गति का जो आवर्तकाल है, धनावेशित कण की गति का आवर्तकाल प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या वोल्टा स्रोत के आवर्तकाल के बराबर होना चाहिए भाई, के आवर्तकाल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने समय में ये आधा चक्कर पूरा करता है उतने समय में ये भी आधा चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब एक रेजोनेंस वाला केस है, एक ट्यूनिंग वाला केस है, कि जितने समय में ये अपना आधा चक्कर पूरा करेगा, भाई कितने समय में आधा चक्कर पूरा करेगा, आप कहोगे सर t/2, t/2 समय में आधा चक्कर पूरा कर लेता है, तो अगले t/2 समय अगला आधा चक्कर पूरा हो जाएगा,
तो भाई जैसे मान लो यहां कोई पॉजिटिव था, अब मैंने माना कि ये प्लेट है मान लो नेगेटिव और ये वाली प्लेट क्या है पॉजिटिव, इसको मैंने मान लिया सपोज करो D1 और इसको हमने क्या मान लिया था D2, ठीक है। तो अब यहां आयन स्रोत है, पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव किसकी ओर अट्रैक्ट करेगा बताओ, कहां जाएगा, D1 की तरफ है D2 की तरफ, क्योंकि विद्युत क्षेत्र अगर एनर्जी आ गई उसके पास। अब एनर्जी ना तो संरक्षित है ना उसका विनाश होता है, काम में आनी चाहिए, रूपांतरण होता है। तो ये जो पार्टिकल है इस एनर्जी को लेके कहां जाने वाला है, तो पॉजिटिव है, कहां जाएगा नेगेटिव तरफ, तो बच्चों ऐसे जाता है। अब जैसे ही इसमें घुसा चुंबकीय क्षेत्र अगर है तो इसने इसको घुमा दिया, घुमाने के बाद अब जैसे ही इसके अंदर आएगा रिक्त स्थान में, तो रिक्त स्थान में आने के बाद एनर्जी और बढ़ गई, क्योंकि रिक्त स्थान में आते ही हर आधे चक्र के बाद एनर्जी कितनी बढ़ रही है QV, ठीक है। रिक्त स्थान में आया फिर एनर्जी बढ़ गई, तो इस तरह वो बढ़ते हुए घूमता रहेगा। कब तक घूमता रहेगा, जब तक इसकी त्रिज्या जो है वो D की त्रिज्या के बराबर नहीं हो जाए। जैसे बराबर हो जाती है उसको प्लेटों की सहायता से, डिफ्लेक्शन प्लेटें होती हैं, विक्षेपक प्लेटें, यहां विंडो बनी होती है W फॉर विंडो, तो यहां से उसे बाहर निकाल लेते हैं और जो हमारा टारगेट होता है, जो परमाणु है, जो अणु है, उसकी टक्कर करा देते हैं इससे। तो ये हमारा सिंबल सा था साइक्लोट्रॉन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया एक साइक्लोट्रॉन की लिमिट है कि हम साइक्लोट्रॉन से केवल धनावेशित कणों की ही ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, यानी हम ऋणावेशित कणों की एनर्जी को नहीं बढ़ा सकते। नेगेटिव आयंस कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन, यानी ऋणावेशित कणों की ऊर्जा को नहीं बढ़ाया जा सकता, किसके कारण, साइक्लोट्रॉन के कारण। तो बच्चों एक संबंध आपको पता है, द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता, संबंध से द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता के संबंध से m इज इक्वल टू क्या होता है, m0 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m इज इक्वल टू m0 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। बच्चों यहां m0 होता है रेस्ट मास, यानी विराम द्रव्यमान। क्या होता है बच्चों, विराम द्रव्यमान, ठीक है। v कण का वेग होता है और c होता है प्रकाश का वेग। m होता है गतिशील अवस्था का द्रव्यमान, ठीक है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। जैसे मान लो हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लगभग 1800 गुना हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने से क्या होता है कि जो उसकी एनर्जी है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन जो है उसको, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि सर हम नेगेटिव पार्टिकल्स को क्यों त्वरित नहीं कर सकते। ओके, तो हाँ भाई क्या बात कर रहे थे हम कि इलेक्ट्रॉन को हम इससे त्वरित नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एक तो द्रव्यमान है बहुत क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या काम देते हैं, बीटाट्रॉन। दो कारण है, एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम बीटाट्रॉन की सहायता लेते हैं। बीटाट्रॉन से इसको हम त्वरित कर सकते हैं, ठीक है। एक लिमिट और है साइक्लोट्रॉन की, सीमा है, जो मैं आपको बता रहा था कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन रूट 1 माइनस क्या होता है बच्चों, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। तो जब धनावेशित जो कण है उसका वेग बढ़ता है तो एक स्थिति ऐसी आती है जो उसका वेग प्रकाश के वेग तक पहुंच सकता है। तो वेग बढ़ने से इस संबंध के अनुसार द्रव्यमान में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि। द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो जो उसका टाइम था, टाइम क्या था, आधे चक्र में पूरा करने लिया गया समय पाई m अपॉन क्यू भी था। इसका मतलब t इज इक्वल टू पाई अपॉन क्यू भी। तो जब उसका वेग बहुत ज्यादा हो जाता है तो द्रव्यमान का ये वाला संबंध हम काम में लेना पड़ेगा
ये एक रिलेटिविस्टिक फिजिक्स से हमें मिलता है। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसका वेग बहुत ज्यादा हो जाता है तो द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसे टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो टाइम जब ज्यादा लगेगा यानी अब इसकी पालना नहीं करेगा वो कि जितने समय में ये अपने आवर्तकाल को पूरा कर रहा है कि आधा चक्र हो गया पॉजिटिव, क्योंकि ये तो चल ही रहा है हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी से, तो आधे चक्र में पॉजिटिव हो गया, अगले आधे चक्र में क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन इसका आधा चक्कर अब t/2 समय में पूरा नहीं होगा, कुछ ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि t बढ़ गया। तो ऐसी सीमा बंधन है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है तो मास बढ़ जाता है और मास बढ़ने से समय बढ़ जाता है। समय बढ़ेगा तो अब जो फ्रीक्वेंसी है उसका तालमेल खराब हो जाता है इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि जो कण का आवर्तकाल है वो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या वोल्टा स्रोत के आवर्तकाल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो उस निश्चित समय अंतराल में आना चाहिए रिक्त स्थान में, तभी उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर लेट आता है तो फिर वो काम नहीं करेगा। और एक तीसरी लिमिट भी इसकी है कि इसके द्वारा हम न्यूट्रॉन को नहीं कर सकते चार्ज मतलब एक्सीलरेटेड। उदासीन कणों को साइक्लोट्रॉन की सहायता से हम त्वरित नहीं कर सकते। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।